प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी। सैटिस्फैक्शन कस्टमर की प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी पर भी डिपेंड करेगा। क्वालिटी क्या है? डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने इसे अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया है, जैसे यूज के लिए सही, रिक्वायरमेंट से मैच करना और वेरिएशन से मुक्त होना। हम अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी की डेफिनेशन यूज करेंगे। क्वालिटी वो सभी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर की नीड्स, स्टेटेड और इम्प्लाइड, को पूरा करने की एबिलिटी देते हैं। 26 यह क्लियरली एक कस्टमर पर फोकस्ड डेफिनेशन है। हम यह कह सकते हैं कि सेलर ने क्वालिटी डिलीवर की है जब उसका प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करती है या उनसे बेहतर है। एक कंपनी जो अपने ज्यादातर कस्टमर्स की नीड्स को ज्यादातर टाइम पर पूरा करती है, उसे हाई क्वालिटी कंपनी कहा जाता है। लेकिन हमें कन्फॉर्मेंस क्वालिटी और परफॉर्मेंस क्वालिटी और ग्रेड के अंतर को समझने की जरूरत है। एक लेक्सस ह्यूंडई से हायर परफॉर्मेंस क्वालिटी देती है। लेक्सस की राइड ज्यादा स्मूथ होती है, वह तेज एक्सेलरेट करती है और ज्यादा समय तक प्रॉब्लम फ्री चलती है। लेकिन अगर सभी यूनिट्स अपनी प्रॉमिस्ड क्वालिटी डिलीवर करती हैं, तो लेक्सस और ह्यूंडई दोनों सेम कन्फॉर्मेंस क्वालिटी देंगी। क्वालिटी का इंपैक्ट। प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कंपनी का मुनाफा आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। बेहतर क्वालिटी से कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, जिससे ज्यादा प्राइसेस मिल सकती हैं और अक्सर कॉस्ट्स कम हो जाती हैं। स्टडीज ने रिलेटिव प्रोडक्ट क्वालिटी और कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाया है। 27 बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने की चाहत ने कुछ देशों को ऐसी कंपनीज को अवार्ड्स देने के लिए प्रेरित किया है जो बेस्ट क्वालिटी प्रैक्टिसेस का उदाहरण पेश करती हैं। ये अवार्ड्स हैं जैसे जापान में डेमिंग प्राइज, यूनाइटेड स्टेट्स में मैल्कम बॉल्ड्राइज नेशनल क्वालिटी अवार्ड और यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड। जिन कंपनीज ने कॉस्ट्स कम करने के लिए शॉर्टकट्स लिए हैं, उन्हें इसकी बड़ी कीमत कस्टमर एक्सपीरियंस की खराब क्वालिटी के रूप में चुकानी पड़ी है। ब्रिटिश एयरवेज ने भी प्रॉब्लम्स का सामना किया जब वह सिर्फ कॉस्ट कटिंग पर फोकस करने लगी। टोटल क्वालिटी सबका काम है, जैसे कि मार्केटिंग सबका काम है। लेकिन मार्केटिंग कंपनीज को हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफाई करने और टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचाने में बहुत अहम रोल निभाती है। मार्केटर्स कैसे हेल्प करते हैं? वे कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को करेक्टली समझते हैं। वे कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को ठीक से प्रोडक्ट डिजाइनर्स तक पहुंचाते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि कस्टमर्स के ऑर्डर्स करेक्टली और ऑन टाइम पूरे किए जाएं। वे चेक करते हैं कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट यूज करने के लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग और टेक्निकल हेल्प मिली हो। वे सेल के बाद कस्टमर्स के टच में रहते हैं ताकि सुनिश्चित हो सके कि वे सैटिस्फाइड हैं। वे प्रोडक्ट और सर्विस को और भी बेहतर बनाने के लिए कस्टमर्स के आइडियाज लेते हैं और उन्हें सही डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाते हैं। जब मार्केटर्स यह सब करते हैं, तो वे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाने में बड़ा योगदान देते हैं। इससे कस्टमर और कंपनी दोनों का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। नेट प्रमोटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, नेट प्रमोटर और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बहुत सारी कंपनीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर करना टॉप प्रायोरिटी मानती हैं, लेकिन ये कैसे करना चाहिए? कि फ्रेडरिक रीचहेल्ड का कहना है कि सिर्फ एक कस्टमर क्वेश्चन जरूरी है, आप इस प्रोडक्ट या सर्विस को अपने फ्रेंड या कोलीग को रिकमेंड करने की कितनी लाइकली हैं। रीचहेल्ड को ये आइडिया एंटरप्राइज रेंट ए कार के एक्सपीरियंस से आया। 1998 में जब कंपनी ने अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे को 18 क्वेश्चन से घटाकर 2 क्वेश्चंस कर दिया, एक रेंटल एक्सपीरियंस की क्वालिटी के बारे में और दूसरा कस्टमर के दोबारा रेंट करने की लाइकलीहुड के बारे में, तो उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने अपने रेंटल एक्सपीरियंस को हाईएस्ट रेटिंग दी, उनके दोबारा रेंट करने की लाइकलीहुड उन लोगों से 3 गुना ज्यादा थी जिन्होंने सेकंड हाईएस्ट रेटिंग दी थी। कंपनी ने यह भी पाया कि डिसैटिस्फाइड कस्टमर्स से मिली डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन से उन्हें अपने ऑपरेशंस को फाइन ट्यून करने में मदद मिली। रीचहेल्ड के थिंकिंग को फॉलो करते हुए एक टिपिकल नेट प्रमोटर सर्वे में कस्टमर्स को कंपनी को रिकमेंड करने की लाइकलीहुड रेट करने के लिए 1 से 10 का स्केल दिया जाता है। फिर मार्केटर्स, प्रोमोटर्स, जिन्होंने 9 या 10 दिया, में से डिट्रैक्टर्स, जिन्होंने 0 से 6 दिया, को सब्ट्रैक्ट करके नेट प्रमोटर स्कोर, NPS, निकालते हैं। जो कस्टमर्स ब्रांड को 7 या 8 रेट करते हैं, उन्हें पैसिवली सेटिस्फाइड माना जाता है और उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता है। एक टिपिकल सेट ऑफ NPS स्कोर्स 10% to 30% रेंज में आते हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास कंपनीज 50% से ज्यादा स्कोर कर सकती हैं। 2014 में टॉप NPS स्कोर्स वाली कुछ फर्म्स में USA 82%, Amazon
64%, साउथवेस्ट 62%, वेगमैन्स 61%, एप्पल 72% और कॉस्टको 82% शामिल थीं। रीच हेल्थ के फॉलोअर्स बढ़ते गए हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस, डेल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने एनपीएस मैट्रिक को अपनाया है। जीई ने अपने मैनेजर्स के बोनसेस का 20% अपने एनपीएस स्कोर से लिंक कर दिया है। जब जीई हेल्थ केयर की यूरोपियन यूनिट का स्कोर लो आया तो फॉलोअप रिसर्च से पता चला कि कस्टमर्स को रिस्पॉन्स टाइम एक मेजर प्रॉब्लम थी। अपने कॉल सेंटर को ओवरहॉल करने और ज्यादा स्पेशलिस्ट फील्ड में भेजने के बाद जीई हेल्थ केयर के नेट प्रोमोटर स्कोर्स 10 से 15 पॉइंट्स जंप कर गए। फिलिप्स ने प्रोमोटर्स को एंगेज करने के साथ साथ डिट्रैक्टर्स की कॉन्सर्न्स को एड्रेस करने पर भी ध्यान दिया है और एक रेफरेंस प्रोमोटर प्रोग्राम डेवलप किया है ताकि जो कस्टमर्स ब्रांड को रिकमेंड करने को तैयार हैं वो टेप टेस्टिमोनियल्स के जरिए ऐसा कर सकें। रीच हेल्थ कहते हैं कि उन्होंने एनपीएस को ओवरली कॉम्प्लिकेटेड और इसलिए इनइफेक्टिव कस्टमर सर्विस के रिस्पॉन्स में डेवलप किया था। इसलिए ये सरप्राइजिंग नहीं है कि क्लाइंट फर्म्स इसकी सिंप्लिसिटी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की प्रेस करते हैं। जब इंटुइट ने नेट प्रोमोटर को अपने टर्बोटैक्स प्रोडक्ट पर अप्लाई किया तो फीडबैक से पता चला कि सॉफ्टवेयर के रिबेट प्रोसीजर से लोग डिसैटिस्फाइड थे। इंटुइट द्वारा प्रूफ ऑफ परचेज रिक्वायरमेंट ड्रॉप करने के बाद सेल्स 6% जंप कर गई। नेट प्रोमोटर के क्रिटिक्स भी हैं। एक कॉमन क्रिटिसिज्म यह है कि रिस्पॉन्सेस के कई अलग अलग पैटर्न से सैम एनपीएस आ सकता है। उदाहरण के लिए एनपीएस 20% होता है जब प्रोमोटर्स 20% होते हैं, पैसिव्स 80% होते हैं और डिट्रैक्टर्स 0% होते हैं, और साथ ही जब प्रोमोटर्स 60% होते हैं, पैसिव्स 0% होते हैं और डिट्रैक्टर्स 40% होते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सेस के इन दो पैटर्न्स के मैनेजरियल इंप्लीकेशंस बहुत अलग हैं। एक और कॉमन क्रिटिसिज्म यह है कि ये फ्यूचर सेल्स या ग्रोथ का यूजफुल प्रिडिक्टर नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉस्ट और रेवेन्यू कंसिडरेशंस को इग्नोर करता है। कुछ लोग इसके एक्चुअल रिसर्च सपोर्ट पर भी सवाल उठाते हैं। नॉर्वे में 21 फर्म्स और 15,000 से ज्यादा कंज्यूमर्स पर की गई एक कॉम्प्रिहेंसिव एकेडमिक स्टडी में एनपीएस को एक्सी मेजर जैसे किसी भी अदर मेट्रिक से सुपीरियर नहीं पाया गया। कुछ लोगों ने एनपीएस और एक्सी मेजर्स दोनों की आलोचना की है क्योंकि ये एक्स कस्टमर्स या उन लोगों को फुली अकाउंट नहीं करते जो कभी कस्टमर नहीं थे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर करने वाले किसी भी सिंगल आइटम या इंडिसेस के बारे में लोगों की ओपिनियंस इस बात पर डिपेंड करती हैं कि वो सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के बीच ट्रेड ऑफ को कितना वैल्यू करते हैं। ब्रिटिश एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज 2012 से ब्रिटिश एयरवेज ने अपनी सर्विस क्वालिटी के लिए कम से कम 35 मेजर अवार्ड्स जीते हैं। हाल ही में एयरलाइन ने बिजनेस ट्रैवलर अवार्ड्स में बेस्ट एयरलाइन, बेस्ट शॉर्ट हॉल कैरियर और बेस्ट फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम जीता है। 2014 में ब्रिटिश एयरवेज ने टाइम्स ट्रैवल अवार्ड फॉर बेस्ट एयरलाइन, Condé Nast Traveler Award for Short Haul Airline of the Year, A Daily Telegraph Awards, a renowned Chinese travel industry award for Best European Airline और Superbrands Award for Consumer Superbrand भी जीते। ब्रिटिश एयरवेज जैसे कई ग्लोबल ब्रांड्स के लिए क्वालिटी सर्विस उनकी सभी एक्टिविटीज के सेंटर में है, लेकिन उनके एफर्ट्स की रिकॉग्निशन पीरियोडिकली मिलती है क्योंकि उन्हें एक साल लीडर माना जाता है और अगले साल इग्नोर कर दिया जाता है। ब्रिटिश एयरवेज ने 2009 में इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप के पार्ट के रूप में अपनी 90th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। अब इसमें 15,000 कैबिन क्रू मेंबर्स, 3,600 पायलट्स और 5,500 इंजीनियर्स सहित 40,000 एम्प्लॉइज हैं। ये सब 1996 और 2009 के बीच ब्रिटिश एयरवेज को हुई प्रॉब्लम से बिल्कुल अलग है, जब शार्प बजट कट्स के कारण जॉब लॉसेस, लो एम्प्लॉय मोरल और स्ट्राइक्स हुए थे। इस दौरान पंक्चुअलिटी, कस्टमर सर्विस और बैगेज हैंडलिंग सब प्रभावित हुए थे। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। अंततः मार्केटिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर्स को अट्रैक्ट और रिटेन करने की कला है। फिर भी हर कंपनी अपने कुछ कस्टमर्स पर पैसे लूज करती है। वेल नोन 80 से 20 रूल कहता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स का 80% या उससे ज्यादा उसके टॉप 20% कस्टमर्स से आता है। कुछ केसेस और भी एक्सट्रीम हो सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल 20% कस्टमर्स पर कैपिटा बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी का 150 से 300% तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरी ओर सबसे कम प्रॉफिटेबल 10 से 20% पर अकाउंट प्रॉफिट्स को 50 और 200% के बीच कम कर सकते हैं, जबकि बीच के 60 से 70% ब्रेक इवन करते हैं।
इसका मतलब है कि एक कंपनी अपने वर्स्ट कस्टमर्स को फायर करके अपने प्रॉफिट्स को इंप्रूव कर सकती है। कंपनीज को रिटर्न ऑन कस्टमर, रॉक और अवेलेबल कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट से वो कितनी एफिशिएंटली वैल्यू क्रिएट करती हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमेशा कंपनी के लार्जेस्ट कस्टमर्स ही नहीं होते जो कंसिडरेबल सर्विस और डीप डिस्काउंट्स डिमांड करते हैं या सबसे ज्यादा प्रॉफिट यील्ड करते हैं। स्मॉलेस्ट कस्टमर्स फुल प्राइस देते हैं और मिनिमल सर्विस रिसीव करते हैं, लेकिन उनके साथ ट्रांजैक्ट करने के कॉस्ट्स उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। मिड साइज कस्टमर्स जो गुड सर्विस रिसीव करते हैं और लगभग फुल प्राइस देते हैं, अक्सर सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। एक प्रॉफिटेबल कस्टमर एक व्यक्ति, हाउस होल्ड या कंपनी है जो समय के साथ उस कस्टमर को अट्रैक्ट, सेल और सर्व करने के लिए कंपनी के कॉस्ट स्ट्रीम से एक्सेप्टेबल अमाउंट ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम यील्ड करता है। ध्यान दें कि एम्फसिस रेवेन्यू और कॉस्ट के लाइफ टाइम स्ट्रीम पर है, न कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के प्रॉफिट पर। मार्केटर्स कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिविजुअली, मार्केट सेगमेंट के द्वारा या चैनल के द्वारा असेस कर सकते हैं। बहुत सी कंपनीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर करती हैं, लेकिन कुछ ही इंडिविजुअल कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करती हैं। बैंक्स का दावा है कि ये एक डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि हर कस्टमर अलग अलग बैंकिंग सर्विसेज यूज करता है और ट्रांजैक्शंस अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लॉग होते हैं। हालांकि कस्टमर ट्रांजैक्शंस को लिंक करने में सक्सेसफुल रहे बैंक्स अपने कस्टमर डेटाबेस में अनप्रॉफिटेबल कस्टमर्स की संख्या से अपॉल्ड हैं। कुछ रिपोर्ट करते हैं कि वो अपने रिटेल कस्टमर्स के 45% से ज्यादा पर पैसे लूज करते हैं। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एक यूजफुल टाइप ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस फिगर 5.3 में दिखाया गया है। कस्टमर्स को कॉलम्स में और प्रोडक्ट्स को रोज में अरे किया गया है। हर सेल में एक सिंबल है जो उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट को सेल करने की प्रॉफिटेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। कस्टमर एक बहुत प्रॉफिटेबल है, वो 2 प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट्स P1 और P2 खरीदता है। कस्टमर 2 मिक्स्ड प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड करता है, वो एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट P1 और एक अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट P3 खरीदती है। कस्टमर 3 एक लूजिंग कस्टमर है क्योंकि वो एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट P1 और 2 अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स P3 और P4 खरीदता है। कंपनी कस्टमर्स 2 और 3 के बारे में क्या कर सकती है? 1. वो अपने लेस प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ा सकती है या उन्हें एलिमिनेट कर सकती है, या 2. वो कस्टमर्स 2 और 3 को अपने प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर सकती है। अनप्रॉफिटेबल कस्टमर्स जो डिफेक्ट करते हैं, उन्हें कंपनी को कंसर्न नहीं करना चाहिए। वास्तव में कंपनी को उन्हें कॉम्पिटिटर्स के पास स्विच करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस CPA एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ABC नामक अकाउंटिंग टेक्निक के टूल्स के साथ सबसे अच्छी तरह से कंडक्ट की जाती है। ABC अकाउंटिंग हर कस्टमर को सर्व करने से एसोसिएटेड रील कॉस्ट्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के कॉस्ट्स, उनके द्वारा कंज्यूम किए गए रिसोर्सेज के आधार पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। कंपनी कस्टमर से आने वाले सभी रेवेन्यू का एस्टिमेट करती है, सभी कॉस्ट्स को घटाकर। ABC के साथ बिजनेस टू बिजनेस सेटिंग में कॉस्ट्स में न केवल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बनाने और डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉस्ट शामिल होना चाहिए, बल्कि कस्टमर से फोन कॉल्स लेने, कस्टमर से मिलने के लिए ट्रैवल करने, एंटरटेनमेंट और गिफ्ट्स के लिए पे करने का कॉस्ट भी शामिल होना चाहिए, कंपनी के सभी रिसोर्सेज जो उस कस्टमर को सर्व करने में जाते हैं। ABC इनडायरेक्ट कॉस्ट्स जैसे क्लेरिकल कॉस्ट्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, सप्लाईज आदि को भी उन एक्टिविटीज को एलोकेट करता है जो उनका यूज करते हैं, न कि डायरेक्ट कॉस्ट्स के किसी प्रोपोर्शन में। वेरिएबल और ओवरहेड कॉस्ट्स दोनों को वापस हर कस्टमर को टैग किया जाता है। जो कंपनीज अपने कॉस्ट्स को करेक्टली मेजर करने में फेल होती हैं, वो अपने प्रॉफिट को भी करेक्टली मेजर नहीं कर रही होती हैं और उनके मार्केटिंग एफर्ट को मिसएलोकेट करने की लाइकली होती है। ABC को इफेक्टिवली एम्प्लॉय करने की एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली डिफाइन और जज करना है। एक टाइम बेस्ड सोल्यूशन ओवरहेड के 1 मिनट के कॉस्ट को कैलकुलेट करता है और फिर डिसाइड करता है कि हर एक्टिविटी इस कॉस्ट का कितना यूज करती है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को मेजर करना, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को मेजर करना। लॉन्ग टर्म कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने का केस कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के कॉन्सेप्ट में कैप्चर्ड है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू CLV कस्टमर के लाइफ टाइम परचेसेस में एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स के स्ट्रीम के नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिस्क्राइब करता है।
कंपनी को अपने एक्सपेक्टेड रेवेन्यू से उस कस्टमर के अकाउंट को अट्रैक्ट, सेल और सर्विस करने के एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिस्क एटीट्यूड्स के आधार पर 10 और 20% के बीच अप्लाई करना होगा। किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेशंस हजारों डॉलर्स तक ऐड हो सकते हैं या 6 फिगर्स तक भी जा सकते हैं। CLV को मेजर करने के लिए कई मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। मार्केटिंग मेमो कैलकुलेटिंग कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एक इलस्ट्रेट करता है। CLV कैलकुलेशंस कस्टमर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए एक फॉर्मल क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं और मार्केटर्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं। हालांकि एक चैलेंज रिलायबल कॉस्ट और रेवेन्यू एस्टिमेट्स पर पहुंचना है। CLV कॉन्सेप्ट्स का यूज करने वाले मार्केटर्स को शॉर्ट टर्म ब्रांड बिल्डिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज को भी ध्यान में रखना चाहिए जो कस्टमर लॉयल्टी बढ़ाने में हेल्प करती है। एक फर्म जो कस्टमर लॉयल्टी का शॉर्ट रन और लॉन्ग रन व्यू लेने में एक्सेल है वो है अज है राज। एक समय के एकेडमिक गैरी लवमैन के नेतृत्व में अज एंटरटेनमेंट ने लास वेगास गेमिंग इंडस्ट्री के बिग प्लेयर्स से अलग डायरेक्शन में कदम बढ़ाया है जिनके बिजनेस मॉडल्स बड़े और ज्यादा ऑप्युलेंट कैसीनोज बनाने पर बेस्ड हैं। 1997 में अज ने एक पायोनियरिंग लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया जो सभी कस्टमर डेटा को एक सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस में पुल करता था और फिर कैसीनो द्वारा अपने कस्टमर्स में किए गए इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को बेहतर ढंग से समझने के लिए सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस रन करता था। अज के टोटल रिवॉर्ड्स लॉयल्टी प्रोग्राम में 40 मिलियन से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसे नियर रियल टाइम एनालिसिस अचीव करने के लिए फाइन ट्यून किया गया है। जैसे ही कस्टमर्स स्लॉट मशीन्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कैसीनोज में चेक इन करते हैं या मील्स खरीदते हैं, उन्हें रिवॉर्ड ऑफर्स, उदाहरण के लिए फूड वाउचर्स या गैम्बलिंग क्रेडिट्स मिलते हैं जो उसके डेटाबेस के प्रिडिक्टिव एनालिसिस पर बेस्ड होते हैं। अज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर हर साल $100 मिलियन स्पेंड करता है। कंपनी ने अब हंड्रेड्स ऑफ हाईली स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं और उनमें से हर एक को ऑफर्स टारगेट करके वो कस्टमर्स के गेमिंग बजट्स के अपने शेयर को लगभग डबल कर सकता है और एन्युअली 6.4 बिलियन उसके गेमिंग रेवेन्यू का 80% जनरेट कर सकता है। रिसर्च से पता चला है कि कन्वेंशनल विजडम के विपरीत सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर्स जेट सेटिंग हाई रोलर्स नहीं हैं बल्कि ओल्डर स्लॉट मशीन प्लेयर्स हैं। अज ने अपने ट्रेडिशनल एड स्पेंडिंग में ड्रामेटिकली कट बैक करना भी सीखा, उसे लार्जली डायरेक्ट मेल और ईमेल से रिप्लेस किया। एक गुड कस्टमर को एक साल में 150 पीसेस तक मिल सकते हैं। अज स्टाफ को भी रिवॉर्ड करता है और कॉम्पेंसेशन को पार्टली कस्टमर सर्विस स्कोर्स पर बेस करता है। अपने वेबसाइट्स और ऑनलाइन एड्स को बेहतर ढंग से फाइन ट्यून करने के लिए अज tripadvisor.com पर कस्टमर रिव्यूज और कमेंट्स के साथ साथ ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साइट्स को भी मॉनिटर करता है। कंपनी द्वारा होटल अमेनिटीज और अपने पेरिस लास वेगास होटल और कैसीनो से लास वेगास स्ट्रिप के आइकॉनिक व्यूज में कस्टमर इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए चेंजेस करने के बाद ऑनलाइन बुकिंग्स डबल डिजिट्स से बढ़ गईं। टोटल रिवॉर्ड्स प्रोग्राम के डेटा ने अज के सीसार्स एंटरटेनमेंट को खरीदने के डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस किया जब कंपनी रिसर्च से पता चला कि लास वेगास विजिट करने वाले ज्यादा अज कस्टमर्स जो अजोंड होटल में नहीं ठहरे थे वो सीसार्स पैलेस जा रहे थे। अज का लेटेस्ट लॉयल्टी इनोवेशन एक मोबाइल मार्केटिंग प्रोग्राम है जो रियल टाइम में कस्टमर्स के मोबाइल डिवाइसेस पर टाइम बेस्ड और लोकेशन बेस्ड ऑफर्स भेजता है। कस्टमर्स को अट्रैक्ट और रिटेन करना, कस्टमर्स को अट्रैक्ट और रिटेन करना। प्रॉफिट्स और सेल्स एक्सपैंड करने की कोशिश करने वाली कंपनीज को नए कस्टमर्स की सर्च में टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने चाहिए। लीड्स जनरेट करने के लिए वो ऐसे मीडिया में एडवर्टाइज करती हैं जो नए प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंचेंगी, पॉसिबल न्यू प्रोस्पेक्ट्स को डायरेक्ट मेल और ईमेल्स भेजती हैं, अपने सेल्स पीपल को ट्रेड शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजती हैं जहां उन्हें नए लीड्स मिल सकते हैं, लिस्ट ब्रोकर से नेम्स परचेस करती हैं इत्यादि। अलग अलग एक्विजिशन मेथड्स अलग अलग CLVs वाले कस्टमर्स यील्ड करते हैं। एक स्टडी से पता चला है कि 35% डिस्काउंट के ऑफर के जरिए एक्वायर्ड कस्टमर्स की लॉन्ग टर्म वैल्यू बिना किसी डिस्काउंट के एक्वायर्ड कस्टमर्स की लगभग आधी थी। इनमें से कई कस्टमर्स प्रोडक्ट में नहीं बल्कि ऑफर में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इसी तरह कई लोकल रेस्टोरेंट्स, कार वॉश सर्विसेज, ब्यूटी सैलून्स और ड्राई क्लीनर्स ने नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ग्रुपॉन और लिविंग सोशल से डेली डील कैंपेन्स लॉन्च किए हैं। दुर्भाग्य से
ये कैंपेन्स कभी कभी लॉन्ग रन में अनप्रॉफिटेबल साबित हुए हैं क्योंकि कूपन यूजर्स को लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट करना आसान नहीं था। प्रमोशनल कैंपेन्स जो ब्रांड की वैल्यू को रीइंफोर्स करती हैं, भले ही ऑलरेडी लॉयल को टारगेट की गई हों, उनमें हायर वैल्यू नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने की ज्यादा लाइक्लीहुड हो सकती है। यूके मोबाइल कम्युनिकेशन लीडर O2 की लॉयल्टी स्ट्रैटेजी द्वारा स्पर्ड कंसिडरेबल ग्रोथ के ट्विटर्स को नए कस्टमर्स के रिक्रूटमेंट के लिए एट्रीब्यूट किया गया रिमाइंडर रिड्यूस्ड डिफेक्शन से आया। डिफेक्शन को रिड्यूस करना, डिफेक्शन को रिड्यूस करना। सिर्फ नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना ही काफी नहीं है, कंपनी को उन्हें रिटेन भी करना चाहिए और उनके बिजनेस को इंक्रीज भी करना चाहिए। बहुत सी कंपनीज हाई कस्टमर चर्न या डिफेक्शन से सफर करती हैं। यहां कस्टमर्स को ऐड करना एक लीकिंग बकेट में पानी ऐड करने जैसा है। सेल्यूलर कैरियर्स और केबल टीवी ऑपरेटर्स स्पिनर्स से प्लेग्ड हैं ऐसे कस्टमर्स जो बेस्ट डील की तलाश में साल में कम से कम 3 बार कैरियर्स स्विच करते हैं। कई कैरियर्स हर साल अपने सब्सक्राइबर्स का 25% लूज करते हैं, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट $2 बिलियन से $4 बिलियन है। डिफेक्टिंग कस्टमर्स अनमेट नीड्स और एक्सपेक्टेशंस, पुअर प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी और हाई कॉम्प्लेक्सिटी और बिलिंग एरर्स का हवाला देते हैं। डिफेक्शन रेट को रिड्यूस करने के लिए कंपनी को यह करना चाहिए, अपने रिटेंशन रेट को डिफाइन और मेजर करना। एक मैगजीन के लिए सब्सक्रिप्शन रेट रिटेंशन का एक गुड मेजर है। एक कॉलेज के लिए ये फर्स्ट टू सेकेंड ईयर रिटेंशन रेट या क्लास ग्रेजुएशन रेट हो सकता है। कस्टमर एट्रिशन के कॉजेस को डिस्टिंग्विश करना और उनको आइडेंटिफाई करना जिन्हें बेहतर मैनेज किया जा सकता है। उन कस्टमर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता जो रीजन छोड़ देते हैं या बिजनेस से बाहर हो जाते हैं, लेकिन पुअर सर्विस, शॉर्टी प्रोडक्ट्स और हाई प्राइसेस को एड्रेस किया जा सकता है। लॉस्ट कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू को डिफेक्शन रेट को रिड्यूस करने के कॉस्ट से कंपेयर करना। जब तक डिफेक्शन को डिस्करेज करने का कॉस्ट लॉस्ट प्रॉफिट से कम है, कस्टमर को रिटेन करने की कोशिश में पैसे स्पेंड करें। रिटेंशन डायनामिक्स फिगर 5.4 कस्टमर्स को अट्रैक्ट और रिटेन करने के मेन स्टेप्स को शो करता है, जिसे एक फनल के रूप में इमेजिन किया गया है और फनल के जरिए कस्टमर प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए कुछ सैंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं। मार्केटिंग फनल डिसीजन प्रोसेस के हर स्टेज पर पोटेंशियल टारगेट मार्केट के परसेंटेज को आइडेंटिफाई करता है, सिर्फ अवेयर से लेकर हाईली लॉयल तक। लॉयल कस्टमर्स बनने से पहले कंज्यूमर्स को हर स्टेज से गुजरना होगा। कुछ मार्केटर्स फनल को एक्सटेंड करके लॉयल कस्टमर्स को शामिल करते हैं, जो ब्रांड एडवोकेट्स हैं या यहां तक कि फर्म के पार्टनर्स भी हैं। कन्वर्शन रेट्स एक स्टेज पर कस्टमर्स का परसेंटेज जो नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, कैलकुलेट करके फनल मार्केटर्स को लॉयल कस्टमर फ्रैंचाइज बनाने में किसी भी बॉटलनेक स्टेज या बैरियर को आइडेंटिफाई करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, अगर रीसेंट यूजर्स का परसेंटेज ट्रायल्स से सिग्निफिकेंटली लो है, तो प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ गड़बड़ हो सकती है जो रिपीट बाइंग को प्रिवेंट करती है। फनल इस बात पर भी एम्फसिस करता है कि न केवल नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, बल्कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन और कल्टिवेट करना कितना इंपॉर्टेंट है। सैटिस्फाइड कस्टमर्स कंपनी की कस्टमर रिलेशनशिप कैपिटल है। अगर कंपनी को सेल किया जाता है, तो एक्वायरिंग कंपनी न केवल प्लांट और इक्विपमेंट और ब्रांड नेम के लिए बल्कि डिलीवर्ड कस्टमर बेस, कस्टमर्स की संख्या और वैल्यू के लिए भी पे करेगी जो न्यू फर्म के साथ बिजनेस करेंगे। कस्टमर रिटेंशन के बारे में इन डेटा पर विचार करें। नए कस्टमर्स को एक्वायर करना करंट कस्टमर्स को सैटिस्फाई और रिटेन करने की तुलना में 5 गुना ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। सैटिस्फाइड कस्टमर्स को उनके करंट सप्लायर्स से स्विच करने के लिए इंड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है। एवरेज कंपनी हर साल अपने कस्टमर्स का 10% लूज करती है। कस्टमर डिफेक्शन रेट में 5% की रिडक्शन इंडस्ट्री के आधार पर प्रॉफिट्स को 25% से 85% तक इंक्रीज कर सकती है। प्रॉफिट रेट रिटेन कस्टमर की लाइफ में इंक्रीज्ड परचेसेस, रेफरल्स, प्राइस प्रीमियम्स और सर्विस के रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट्स के कारण इंक्रीज करता है। कस्टमर बेस को मैनेज करना, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस और मार्केटिंग फनल मार्केटर्स को कस्टमर्स के ग्रुप्स को मैनेज करने में हेल्प करते हैं जो लॉयल्टी, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क और अन्य फैक्टर्स में वेरी करते हैं। शेयर होल्डर वैल्यू का एक की ड्राइवर कस्टमर बेस की एग्रीगेट वैल्यू है। विनिंग कंपनीज उस वैल्यू को इंप्रूव करती हैं फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज में एक्सेल करके। कस्टमर डिफेक्शन रेट को रिड्यूस करना,
एम्प्लॉयज को नॉलेजेबल और फ्रेंडली बनने के लिए सिलेक्ट और ट्रेन करना इस लाइक्लीहुड को इंक्रीज करता है कि कस्टमर्स के शॉपिंग क्वेश्चंस का सैटिस्फैक्टरीली आंसर दिया जाएगा। होल फूड्स, नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड्स का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटेलर बेस्ट फूड्स मार्केट करने की कमिटमेंट और एम्प्लॉयज के लिए टीम कॉन्सेप्ट के साथ कस्टमर्स को वो करता है। कस्टमर रिलेशनशिप की लॉन्जेविटी को इंक्रीज करना। कंपनी के साथ जितना ज्यादा एंगेज्ड होगा, कस्टमर के साथ बने रहने की लाइक्लीहुड उतनी ही ज्यादा होगी। लगभग 65% नए परचेसेस एक ओल्डर को रिप्लेस करते हैं। ड्राइवर्स ने हाई रीसेल वैल्यू वाले सेफ व्हीकल्स क्रिएट करने के लिए की रेप्यूटेशन का हवाला दिया। कंज्यूमर एडवाइस सीख करना कंज्यूमर्स को एक ब्रांड और कंपनी के साथ एंगेज करने का एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है। शेयर ऑफ वॉलेट, क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग के जरिए हर कस्टमर की ग्रोथ पोटेंशियल को एनहांस करना। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से सेल्स को नए ऑफरिंग्स और अपॉर्चुनिटीज के साथ इंक्रीज किया जा सकता है। हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स और एक्सेसरीज जैसे ग्लव्स, लेदर जैकेट्स, हेलमेट्स और सनग्लासेस से ज्यादा सेल करता है। इसकी डीलरशिप्स 3000 से ज्यादा आइटम्स ऑफ क्लोथिंग सेल करती हैं। कुछ में तो फिटिंग रूम्स भी हैं। दूसरों द्वारा सेल किए जाने वाले लाइसेंस्ड गुड्स प्रेडिक्टेबल आइटम्स, शॉट ग्लासेस, क्यू बॉल्स और जिप्पो सिगरेट लाइटर्स से लेकर ज्यादा सरप्राइजिंग कॉलोन, डॉल्स और सेल फोन्स तक रेंज करते हैं। क्रॉस सेलिंग प्रॉफिटेबल नहीं है अगर टारगेटेड कस्टमर को हर प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट रिटर्न्स जनरेट करता है, प्रमोशंस को चेरी पिक करता है या सभी प्रोडक्ट्स में टोटल स्पेंडिंग को लिमिट करता है। लो प्रॉफिट कस्टमर्स को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाना या उन्हें टर्मिनेट करना। उन्हें टर्मिनेट करने की कोशिश से बचने के लिए मार्केटर्स इसके बजाय अनप्रॉफिटेबल कस्टमर्स को ज्यादा या बड़ी क्वांटिटीज में खरीदने, सर्टेन फीचर्स या सर्विसेज को फोगो करने या हायर अमाउंट्स या फीस पे करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। बैंक्स, फोन कंपनीज और ट्रैवल एजेंसीज अब इन कस्टमर्स से मिनिमम रेवेन्यू लेवल्स इंश्योर करने के लिए वंस फ्री सर्विसेज के लिए चार्ज करते हैं। फर्म्स उन लोगों को भी डिस्करेज कर सकती हैं जिनके प्रॉफिटेबिलिटी प्रोस्पेक्ट्स क्वेश्चनेबल हैं। प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस कस्टमर्स को स्क्रीन करता है और पोटेंशियली अनप्रॉफिटेबल को कॉम्पिटिटर्स की ओर डाइवर्ट करता है। हालांकि फ्री कस्टमर्स जो कम या कुछ भी पे नहीं करते हैं और पेइंग कस्टमर्स द्वारा सब्सिडाइज किए जाते हैं, जैसे प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया, एम्प्लॉयमेंट और डेटिंग सर्विसेज और शॉपिंग मॉल्स में, फिर भी यूजफुल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेटवर्क इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हाई प्रॉफिट कस्टमर्स पर डिस्प्रोपोर्शनेट एफर्ट फोकस करना। सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर्स के साथ स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। थॉटफुल जेस्चर्स जैसे बर्थडे ग्रीटिंग्स, स्मॉल गिफ्ट्स या स्पेशल स्पोर्ट्स या आर्ट्स इवेंट्स के इनविटेशंस उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल भेज सकते हैं। लॉयल्टी बिल्ड करना। जो कंपनीज कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग, टाइट कनेक्शंस बनाना चाहती हैं, उन्हें कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशंस पर ध्यान देना चाहिए। देखें फिगर 5.5। रिसर्चर्स का एक सेट रिटेंशन बिल्डिंग एक्टिविटीज को फाइनेंशियल बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स या स्ट्रक्चरल टाइज ऐड करने के रूप में देखता है। आगे हम 3 मार्केटिंग एक्टिविटीज डिस्क्राइब करते हैं जो लॉयल्टी और रिटेंशन इंप्रूव करती हैं। कस्टमर्स के साथ क्लोजली इंटरैक्ट करना। कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पेशेंट्स और अदर्स को कंपनी एम्प्लॉयज के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना हाईली मोटिवेटिंग और इंफॉर्मेटिव है। एंड यूजर्स कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के पॉजिटिव इंपैक्ट का टैंजिबल प्रूफ ऑफर कर सकते हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस के लिए अप्रिशिएशन एक्सप्रेस कर सकते हैं और एम्पैथी इलिसिट कर सकते हैं। स्कॉलरशिप रिसीव करने वाले एक स्टूडेंट के ब्रीफ विजिट ने यूनिवर्सिटी फंडरेजर्स को अपनी वीकली प्रोडक्टिविटी 400% इंक्रीज करने के लिए मोटिवेट किया। एक पेशेंट की फोटोग्राफ ने रेडियोलॉजिस्ट्स को अपने डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स की एक्यूरेसी 46% इंप्रूव करने के लिए इंस्पायर किया। कस्टमर्स की बात सुनना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए क्रूशल है। कुछ कंपनीज ने एक ऑनगोइंग मैकेनिज्म क्रिएट किया है जो उनके मार्केटर्स को परमानेंटली फ्रंटलाइन कस्टमर फीडबैक से प्लग्ड इन रखता है। डीरे कंपनी जो जॉन डीरे ट्रैक्टर्स बनाती है और जिसका कस्टमर लॉयल्टी का सुपर्ब रिकॉर्ड है, कुछ प्रोडक्ट एरियाज में लगभग 98% एनुअल रिटेंशन ने डिफेक्टर्स और कस्टमर्स का इंटरव्यू करने के लिए रिटायर्ड एम्प्लॉयज का यूज किया है। चिकन ऑफ द सी के अपने मरमेड क्लब में 80,000 मेंबर्स हैं। एक को कस्टमर ग्रुप जिसे स्पेशल ऑफर्स, हेल्थ टिप्स और आर्टिकल्स, न्यू प्रोडक्ट अपडेट्स और एक इंफॉर्मेटिव ई न्यूज़लेटर मिलता है।
बदले में क्लब मेंबर्स कंपनी जो कर रही है और करने की सोच रही है उसके बारे में वैल्यूएबल फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। उनके इनपुट ने ब्रांड की वेबसाइट डिजाइन करने, टीवी एडवर्टाइजिंग के लिए मैसेजेस डेवलप करने और पैकेजिंग पर लुक और टेक्स्ट क्राफ्ट करने में हेल्प की है। बिल्डेबियर वर्कशॉप एक फीडबैक और डिसीजन इनपुट बॉडी के रूप में कब एडवाइजरी बोर्ड का यूज करता है। बोर्ड 5 से 16 साल के बच्चों से बना है जो न्यू प्रोडक्ट आइडियाज रिव्यू करते हैं और पॉस अप और डाउन देते हैं। स्टोर्स में कई प्रोडक्ट्स कस्टमर आइडियाज हैं, लेकिन लिसन करना स्टोरी का सिर्फ एक पार्ट है। कस्टमर एडवोकेट होना भी इंपॉर्टेंट है और जितना हो सके कस्टमर्स का साइड लेना और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना जरूरी है। लॉयल्टी प्रोग्राम्स डेवलप करना, फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम्स FPs उन कस्टमर्स को रिवॉर्ड करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो फ्रीक्वेंटली और सब्सटैंशियल अमाउंट्स में खरीदते हैं। वो हाई CLV कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं। इस प्रोसेस में क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। एयरलाइंस, होटल्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज द्वारा पायोनियर किए गए FPs अब कई अन्य इंडस्ट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं। ज्यादातर सुपरमार्केट और ड्रग स्टोर चेन्स प्राइस क्लब कार्ड्स ऑफर करती हैं जो सर्टेन आइटम्स पर डिस्काउंट्स ग्रांट करती हैं। टिपिकली किसी इंडस्ट्री में FP इंट्रोड्यूस करने वाली पहली कंपनी को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, खासकर अगर कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्ड करने में स्लो हों। कॉम्पिटिटर्स के रिएक्ट करने के बाद FP सभी ऑफरिंग कंपनीज के लिए फाइनेंशियल बर्डन बन सकते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज उन्हें मैनेज करने में ज्यादा एफिशिएंट और क्रिएटिव होती हैं। कुछ FPs रिवॉर्ड्स को इस तरह से जनरेट करते हैं जो कस्टमर्स को लॉक इन करता है और सिग्निफिकेंट स्विचिंग कॉस्ट्स क्रिएट करता है। FPs एक साइकोलॉजिकल बूस्ट और स्पेशल और एलीट होने का फीलिंग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसे कस्टमर्स वैल्यू करते हैं। क्लब मेंबरशिप प्रोग्राम्स बिजनेस के लार्जेस्ट पोर्शन के लिए जिम्मेदार उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट और कीप करते हैं। क्लब्स उन सभी के लिए ओपन हो सकते हैं जो प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करते हैं या एक एफिनिटी ग्रुप या उन लोगों तक लिमिटेड हो सकते हैं जो एक स्मॉल फी पे करने को तैयार हैं। हालांकि ओपन क्लब्स डेटाबेस बिल्ड करने या कॉम्पिटिटर्स से कस्टमर्स को स्नैग करने के लिए अच्छे हैं, लिमिटेड मेंबरशिप एक ज्यादा पावरफुल लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बिल्डर है। फीस और मेंबरशिप कंडीशंस उन लोगों को ज्वाइन करने से रोकते हैं जिनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स में सिर्फ फ्लीटिंग इंटरेस्ट है। एप्पल अपने कंप्यूटर्स के ओनर्स को लोकल एप्पल यूजर ग्रुप्स बनाने के लिए एनकरेज करता है। हंड्रेड्स ऑफ ग्रुप्स हैं जिनका साइज 30 से कम मेंबर्स से लेकर 1000 से ज्यादा तक है। ग्रुप्स एप्पल ओनर्स को उनके कंप्यूटर्स के बारे में ज्यादा जानने, आइडियाज शेयर करने और प्रोडक्ट डिस्काउंट्स पाने के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। वो स्पेशल एक्टिविटीज और इवेंट्स स्पॉन्सर करते हैं और कम्युनिटी सर्विस परफॉर्म करते हैं। एप्पल की वेबसाइट विजिट करने से एक कस्टमर को नियरबाई यूजर ग्रुप फाइंड करने में हेल्प मिलेगी। इंस्टीट्यूशनल टाइज क्रिएट करना कंपनी बिजनेस कस्टमर्स को स्पेशल इक्विपमेंट या कंप्यूटर लिंक सप्लाई कर सकती है जो उन्हें ऑर्डर्स, पेरोल और इन्वेंट्री मैनेज करने में हेल्प करते हैं। कस्टमर्स दूसरे सप्लायर के पास स्विच करने के लिए कम इंक्लाइंड होते हैं जब इसका मतलब हाई कैपिटल कॉस्ट्स, हाई सर्च कॉस्ट्स या लॉयल कस्टमर डिस्काउंट्स का लॉस होता है। मक्किसन कॉर्पोरेशन, एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल होलसेलर, ने अपने इंडिपेंडेंट फार्मेसी कस्टमर्स को इन्वेंट्री, ऑर्डर एंट्री प्रोसेसेस और शेल्फ स्पेस मैनेज करने में हेल्प करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कैपेबिलिटीज में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए। एक और एग्जाम्पल मिल्लिकन कंपनी है जो लॉयल कस्टमर्स को प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, मार्केटिंग रिसर्च, सेल्स ट्रेनिंग और सेल्स लीड्स प्रोवाइड करती है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट करना। रिसर्चर्स और प्रैक्टिशनर्स ने CLV को मॉडल और एस्टिमेट करने के लिए कई अलग अलग अप्रोचेस यूज किए हैं। कोलंबिया के डॉन और के नॉट येट एक्वायर्ड कस्टमर के लिए CLV एस्टिमेट करने के लिए फॉलोइंग फॉर्मूला रिकमेंड करते हैं। CLV równa PT CT RT 1 + I T AC, जहां PT टाइम T पर एक कंज्यूमर द्वारा पे की गई प्राइस, CT टाइम T पर कस्टमर को सर्विस देने का डायरेक्ट कॉस्ट, I फर्म के लिए डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, RT टाइम T पर कस्टमर के रिपीट बाइंग या अलाइव होने की प्रोबेबिलिटी, अक्तिनी एक्विजिशन कॉस्ट। CLV एस्टिमेट करने के लिए टाइम हराइजन। एक की डिसीजन ये है कि CLV एस्टिमेट करने के लिए किस टाइम हराइजन का यूज करना है। टिपिकली 3 से 5 साल रीजनेबल होता है।
इस इंफॉर्मेशन और अन्य वेरिएबल्स के एस्टिमेट्स के साथ हम स्प्रेडशीट एनालिसिस का यूज करके CLV कैलकुलेट कर सकते हैं और 10 साल की पीरियड में 100 कस्टमर्स के CLV को कैलकुलेट करके अपने अप्रोच को इलस्ट्रेट करते हैं। देखें टेबल 5.3। इस एग्जाम्पल में फर्म 100 कस्टमर्स को $40 के एक्विजिशन कॉस्ट पर कस्टमर के साथ एक्वायर करती है, इसलिए यह शून्य में वो $4000 स्पेंड करती है। इनमें से कुछ कस्टमर्स हर साल डिफेक्ट करते हैं। 10 सालों में कस्टमर्स के इस कोहॉर्ट से प्रॉफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू $13,286.52 है। नेट CLV एक्विजिशन कॉस्ट्स डिडक्ट करने के बाद $9,286.52 है या $92.87 पर कस्टमर है। एक इन्फिनिट टाइम हराइजन का यूज करने से CLV कैलकुलेट करने के लिए एक आर्बिट्ररी टाइम हराइजन सिलेक्ट करने से बचते हैं। इन्फिनिट टाइम हराइजन के केस में अगर मार्जिन्स, प्राइस माइनस कॉस्ट और रिटेंशन रेट समय के साथ कांस्टेंट रहते हैं तो एग्जिस्टिंग कस्टमर का फ्यूचर CLV सिंप्लीफाई होकर फॉलोइंग हो जाता है: C równa się MRT 1 plus I T równa się MR 1 plus IR। दूसरे शब्दों में CLV सिंपली मार्जिन M टाइम्स एक मार्जिन मल्टीपल R 1 प्लस I R बन जाता है। टेबल 5.4 R और I के वेरियस कॉम्बिनेशंस के लिए मार्जिन मल्टीपल और एक कस्टमर के CLV को एस्टिमेट करने का एक सिंपल तरीका शो करता है। जब रिटेंशन रेट 80% है और डिस्काउंट रेट 12% है तो मार्जिन मल्टीपल लगभग 2.5 है। इसलिए इस सिनारियो में एक एग्जिस्टिंग कस्टमर का फ्यूचर CLV सिंपली उसका एनुअल मार्जिन 2.5 से मल्टीप्लाई किया गया है। ब्रांड कम्युनिटीज इंटरनेट के कारण कंपनीज ब्रद्स के इर्द-गिर्द बनी कम्युनिटीज के जरिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए कंज्यूमर्स के साथ कोलैबोरेट करने में इंटरेस्टेड हैं। एक ब्रांड कम्युनिटी कंज्यूमर्स और एम्प्लॉयज की एक स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी है जिसकी आइडेंटिफिकेशन और एक्टिविटीज ब्रांड के इर्द-गिर्द फोकस होती हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रांड कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करती हैं। 1. कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड या ब्रांड, कंपनी, प्रोडक्ट या अदर कम्युनिटी मेंबर्स से फेल्ट कनेक्शन का सेंस। शेयर्ड रिचुअल्स, स्टोरीज और ट्रेडिशंस जो कम्युनिटी के मीनिंग को कन्वे करने में हेल्प करते हैं। और एक शेयर्ड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी कम्युनिटी एज अ होल और इंडिविजुअल कम्युनिटी मेंबर्स दोनों के लिए। ब्रांड कम्युनिटीज के टाइप्स। ब्रांड कम्युनिटीज के टाइप्स। ब्रांड कम्युनिटीज कई अलग अलग फॉर्म्स में आती हैं। कुछ ऑर्गेनिकली ब्रांड यूजर्स से अराइज होती हैं, जैसे AMGB राइडर्स क्लब और रेनलिस्ट ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप। Others company sponsored or facilitated, जैसे क्लब ग्रीन किड्स, बॉस्टन सेल्टिक्स का ऑफिशियल किड्स फैन क्लब और हार्ली ओनर्स ग्रुप HOG. हर्ली डेविडसन 1903 में विस्कॉन्सिन में स्थापित हर्ली डेविडसन 2 बार बैंक्रप्सी से बच गया है, लेकिन आज वर्ल्ड के सबसे रिकॉग्नाइज्ड मोटर व्हीकल ब्रद्स में से एक है। 1980 में डायर फाइनेंशियल स्ट्रेट्स में हर्ली ने अपना नाम सिगरेट्स और वाइन कूलर्स जैसे इल एडवाइज्ड वेंचर्स को लाइसेंस किया। हालांकि कंज्यूमर्स ब्रांड को लव करते थे, सेल्स प्रोडक्ट क्वालिटी प्रॉब्लम से डिप्रेस थीं, इसलिए हर्ली ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को इंप्रूव करके ग्रेटनेस की ओर अपनी वापसी शुरू की। इसने एक इंक्लूसिव ओनर्स क्लब के रूप में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड कम्युनिटी भी डेवलप की, जिसे हर्ली ओनर्स ग्रुप HOG कहा जाता है, जो बाइक रैलीज, चैरिटी राइड्स और अदर मोटरसाइकिल इवेंट्स स्पॉन्सर करता है और अब कुछ 1400 चैप्टर्स में 1 मिलियन से ज्यादा मेंबर्स हैं। HOG के बेनिफिट्स में हॉग टेल्स नामक एक मैगजीन, एक टूरिंग हैंडबुक, इमरजेंसी रोड सर्विस, एक स्पेशली डिजाइन्ड इंश्योरेंस प्रोग्राम, थेफ्ट रिवॉर्ड सर्विस, डिस्काउंट होटल रेट्स और एक फ्लाई ए राइड प्रोग्राम शामिल है जो मेंबर्स को वेकेशन पर हर्लीज रेंट करने में एनेबल करता है। कंपनी HOG को समर्पित एक एक्सटेंसिव वेबसाइट भी मेंटेन करती है जिसमें क्लब चैप्टर्स और इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन और एक स्पेशल मेंबर्स ओनली सेक्शन होता है। हर्ली सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है और 3.3 मिलियन से ज्यादा फेसबुक फैंस का दावा करता है। एक फैन ने प्लूरिबस आउट ऑफ मैनी 1 नामक एक डिजिटल वीडियो और ट्विटर कैंपेन को इंस्पायर किया, जहां लाइफ के सभी क्षेत्रों के हर्ली राइडर्स अपनी डाइवर्सिटी और अपनी बाइक्स में अपने प्राइड को शो करते हैं। बड़ी और छोटी कंपनीज ब्रांड कम्युनिटीज बिल्ड कर सकती हैं। जब न्यूयॉर्क की सिग्नेचर थिएटर कंपनी ने अपने शोज के लिए एक नई 70,000 स्क्वायर फुट फैसिलिटी बिल्ड की, तो उसने इंश्योर किया कि एक सेंट्रल हब हो जहां सभी प्रोडक्शंस के कास्ट्स, क्रू,
प्लेराइट्स और ऑडियंसेस मिंगल और इंटरैक्ट कर सकें। ऑनलाइन मार्केटर्स फेसबुक, ट्विटर और ब्लॉग्स जैसे सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं या अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं। मेंबर्स प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं, रिव्यूज शेयर कर सकते हैं, रिकमेंडेशंस और फेवरेट्स की लिस्ट्स क्रिएट कर सकते हैं या ऑनलाइन एक साथ सोशलाइज कर सकते हैं। ऑनलाइन फोरम्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट और फीडबैक अपॉर्चुनिटीज के लिए बिजनेस टू बिजनेस सेटिंग में स्पेशली हेल्पफुल हो सकते हैं। ग्रो योर बिज ब्लॉग मेंबर्स के लिए इंपॉर्टेंट कंपनी या इंडस्ट्री बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के तरीके के बारे में प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज के बारे में इंसाइट्स लर्न और शेयर करने का एक प्लेस है। बोज यूजर फोरम मेंबर्स के लिए बोज इक्विपमेंट और मेलिंग और मार्केटिंग इन जनरल से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करने का एक प्लेस है। मेंबर्स अक्सर एक दूसरे के बिजनेस क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, हालांकि बोज के कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स किसी भी पर्टिकुलरली डिफिकल्ट सपोर्ट क्वेश्चंस के लिए अवेलेबल हैं। ब्रांड कम्युनिटीज के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना, ब्रांड कम्युनिटीज के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड कम्युनिटी का रिजल्ट ज्यादा लॉयल, कमिटेड कस्टमर बेस होता है। एक स्टडी से पता चला है कि बुक्स, सीडीएस और डीवीडीज के एक मल्टीचैनल रिटेलर को कस्टमर्स के ऑनलाइन ब्रांड कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद कस्टमर्स से 19% का लॉन्ग टर्म इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मिला, जिसे ऑथर्स ने सोशल डॉलर्स कहा। कम्युनिटी का मेंबर जितना ज्यादा कनेक्टेड था, उसके ज्यादा स्पेंड करने की लाइक्लीहुड उतनी ही ज्यादा थी। एक ब्रांड कम्युनिटी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स या इनोवेशंस के लिए इंस्पिरेशन और फीडबैक का कांस्टेंट सोर्स हो सकता है। एक ब्रांड कम्युनिटी के मेंबर्स की एक्टिविटीज और एडवोकेसी कुछ हद तक उन एक्टिविटीज को भी सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं जिन्हें फर्म को अदरवाइज एंगेज करना होगा, जिसके स्वरूप ग्रेटर मार्केटिंग इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्रिएट होती है। ब्रांड कम्युनिटीज कैसे वर्क करती हैं, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ने स्ट्रीवेक्टिन कॉस्मेस्यूटिकल, BMW मिनी ऑटो, जोन्स सोडा, टॉम पेटी द हार्टब्रेकर्स रॉक एंड रोल बैंड और गार्मिन GPS डिवाइसेस जैसे डाइवर्स ब्रदसा के इर्दगिर्द कम्युनिटीज की एग्जामिन की। ऑनलाइन फोरम्स के साथ नेटनोग्राफिक रिसर्च, कम्युनिटी एक्टिविटीज के पार्टिसिपेंट और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और कम्युनिटी मेंबर्स के साथ इन-डेप्थ इंटरव्यूज जैसे मल्टीपल रिसर्च मेथड्स का यूज करते हुए रिसर्चर्स ने 12 वैल्यू क्रिएशन प्रैक्टिसेस को होते हुए पाया। उन्होंने उन्हें 4 कैटेगरीज सोशल नेटवर्किंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट, इंप्रेशन मैनेजमेंट और ब्रांड यूज में डिवाइड किया, जिन्हें टेबल 5.5 में समराइज किया गया है। एक पॉजिटिव प्रोडक्टिव ब्रांड कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए केयरफुल थॉट और इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत होती है। रिसर्चर्स का एक सेट ऑनलाइन ब्रांड कम्युनिटीज को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ये रिकमेंडेशंस ऑफर करता है। एक्सचेंज की गई इंफॉर्मेशन की टाइमलीनेस को एनहांस करना, टॉपिक डिस्कशन के लिए अपॉइंटेड टाइम सेट करें, टाइमली हेल्पफुल रिस्पॉन्सेज के लिए रिवॉर्ड्स दें, कम्युनिटी के एक्सेस पॉइंट्स इंक्रीज करें, पोस्ट की गई इंफॉर्मेशन की रेलेवेंस को एनहांस करना, फोकस टॉपिक पर रखें, फोरम को कैटेगरीज में डिवाइड करें, यूजर्स को इंटरेस्ट प्री सिलेक्ट करने के लिए एनकरेज करें, कन्वर्सेशन को एक्सटेंड करना, यूजर्स के लिए खुद को एक्सप्रेस करना आसान बनाएं, रिस्पॉन्सेज की लेंथ पर लिमिट सेट न करें, पोस्ट्स की रेलेवेंस का यूजर इवैल्यूएशन अलाउ करें, एक्सचेंज की गई इंफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना, कॉन्टेस्ट लॉन्च करें, फैमिलियर सोशल नेटवर्किंग टूल्स का यूज करें, विजिटर्स के लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, हेल्पफुल मेंबर्स को एक्नॉलेज करें।